Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. So today we will discuss about episiotomy in detail. So first of all, definition. It is a surgically planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor is called episiotomy or perineotomy. So basically जो episiotomy है वो perineum पे conduct किया जाता है. That's why उसे perineotomy भी कहा जाता है. So cutting some structure there, generally they use the word tomy. So here you can see here this portion is of vaginal orifice. So from here, from this particular portion to medial direction, lateral direction or mediolateral direction, usually we conduct episiotomy during second stage of labor. Next is about indications. इनएलास्टिक और रिजिड पेरिनियम. सो यानी कि ये जो पेरिनियम है जो जब रिजिड होता है या इनएलास्टिक होता है, जब बेबी वेजिनल ओरिफाइस से पास हो रहा होता है, तो जनरली ये पेरिनियम सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि, और इलास्टिक होना चाहिए ताकि इजीली हेड जो है वो ओरिफाइस से बाहर डिलीवर हो सके. लेकिन मसल फाइबर बहुत ही रिजिड होने की वजह से, कुछ कॉन्जेनाइटल रीजंस है या प्रीवियस सर्जिकल कोई मार्क है या पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी रही हो पास्ट में, तो उनमें पेरिनियम जो है वो रिजिड हो सकता है. नेक्स्ट इज एंटिसिपेटिंग पेरिनियल टेयर. सो एंटिसिपेटिंग पेरिनियल टेयर मीन्स ऐसी कंडीशंस जिसमें पेरिनियल टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग बेबी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. अगर आप फोर्सेप्स से डिलीवरी करा रहे हो या बेबी का जो वेट है, बर्थ वेट, वो 3.5 kg से ज्यादा है, तो उसमें पेरिनियल टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे केसेस में पहले से ही एपिजियोटोमी जो है वो परफॉर्म की जाती है. नेक्स्ट इज ऑपरेटिव डिलीवरी. सो फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी के टाइम पे एपिजियोटोमी जो है वो कंडक्ट करना पड़ता है. देन प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी. इससे पहले अगर पेरिनियम में कोई सर्जरी हुई है या इस सेकेंड डिलीवरी है और फर्स्ट डिलीवरी में एपिजियोटोमी कंडक्ट की गई हो, तो ऐसे टाइम पे ओल्ड स्कार जो है उसमें ज्यादा इंजुरी ना हो या वो इरेग्युलरली फिर से टेयर ना हो जाए, उसके लिए पहले से ही एपिजियोटोमी कंडक्ट की जाती है. नेक्स्ट इज अबाउट टाइमिंग ऑफ द एपिजियोटोमी. So, bulging thinned perineum during contractions just before crowning, when 3 to 4 centimeter of the head is visible, is ideal. So, second stage हो and जो head है, you can see in this picture here, ये जो round globular structure है ये fetal head है. जब वो विजिबल हो अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर, वो रफली हमें पता चल जाता है ड्यूरिंग लेबर. और ये जो पेरिनियल का जो पोर्शन है अराउंड दिस ए पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफिकली बिटवीन वजेनल ऑरिफाइस एंड एनस, सो ये एरिया जब थिन हो जाए, जनरली पेरिनियम की थिकनेस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में 4 सेंटीमीटर की रहती है, लेकिन क्राउनिंग के टाइम पे वो 4 सेंटीमीटर से कम होके स्ट्रेचिंग की वजह से 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो जाती है. तो ऐसे टाइम पे एपिजियोटोमी जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो इन सेकेंड स्टेज एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग. सो ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी, अगर मान लो आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हो जिसमें फोर्सेप्स है, तो ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी द एपिजियोटोमी इज मेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लेड्स. Next is types. These are the different types of episiotomy. First of all, mediolateral. Mediolateral में the incision is made downward and outward from the midpoint of the foregut, either to the right or to the left, which runs about 2.5 centimeter away from anus. यानी कि यहाँ पे mediolateral में ये जो middle portion है फोर्चेट का, वहां से एपिजियोटोमी, ये जो लाइन आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, वहां से 2.5 सेंटीमीटर जो है वो ये एनस से अवे यानी कि उससे दूर होना चाहिए. वो आप लेफ्ट साइड पे भी कंडक्ट कर सकते हो और राइट साइड पे भी कंडक्ट कर सकते हो.
Next is median. So the incision commence from center of fourchette and extend posteriorly along the midline about 2.5 centimeter. So here this portion is of fourchette. So यहाँ से जो incision है posteriorly towards anus सीधा incision लेना है और उसकी जो size है length है वो around 2.5 centimeter होनी चाहिए. Then lateral, the incision starts from about 1 centimeter away from center of fourchette and extends laterally. So यहाँ पे ये जो fourchette का जो center portion है वहां से 1.5 centimeter away, like approximately यहाँ से incision start होता है और further 2.5 centimeter जो है वो extend होता है right and left side. Then J-shaped episiotomy. So here the incision begins in the center of fourchette and is directed posteriorly along the midline about 1.5 centimeter and then directed downward and outward along 5 o'clock or 7 o'clock position to avoid this anal sphincter. So J shape में क्या होता है, आधा episiotomy जो है वो midline में conduct होता है around 1.5 centimeter. Then outward direction में डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड ऐसे शेप में आइदर 5 o'clock और 7 o'clock पोजीशन पे एपिजियोटोमी जो है वो एक्सटेंड होता है. सो यहाँ से ये फोरचेट से जैसे एरो मूव हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर मीडियली, देन डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड लेफ्ट साइड, दैट इज हियर अराउंड 7 o'clock पोजीशन, और अगर 5 o'clock देखे तो अनदर साइड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन. सो इस तरीके से एपिजियोटोमी जो है वो मीडियोलेटरल, मीडियन, लेटरल एंड जे शेप की रहती है. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी. सो जनरली कॉमनली मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी जो है वो परफॉर्म होती है लेबर रूम में. तो आज हम उसी के स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि उसके इंट्रा ऑपरेटिव कौन कौन से प्रिकॉशंस और किस तरीके से एपिजियोटोमी परफॉर्म होती है. सो स्टेप 1 इज प्रिलिमिनरीज, यानी कि पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में सुलाया जाता है, प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, बिटाडीन या सेवलोन से जो एक्सटर्नल पेरिनियल रीजन है उसे क्लीन किया जाता है. देन लोकल एनेस्थेशिया दिया जाता है. ऑफ कोर्स आप यू आर गोइंग टू कट द स्ट्रक्चर, सो पेशेंट को पेन फील होगा. सो पेन उसे ज्यादा इंटेंसिटी से फील ना हो उसके लिए लोकल एनेस्थेशिया यूज होता है. सो जो डायरेक्शन में जो भी शेप की एपिजियोटोमी आप लेना चाहते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड, उस डायरेक्शन में जहां पे आप इंसिजन प्रपोज करने वाले हो उसे उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया दिया जाता है विथ 10 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन. सो लिग्नोकेन सॉल्यूशन आता है, लिक्विड होता है, उसे सिरिंज में लोड करने के बाद अराउंड 10 ml इन्फिल्ट्रेशन यानी कि 2 लेयर के बीच में एनेस्थेटिक ड्रग इंजेक्ट की जाती है. कौन सी डायरेक्शन में, जहां पे आपको एपिजियोटोमी परफॉर्म करनी है. Now next is step 2, incision. So here 2 fingers are placed in the vagina between the presenting part and posterior vaginal wall. So here in this picture you can see. So this one is the posterior vaginal wall and this is the presenting part. ये जो blackish portion है. So यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 finger जो है वो introduce की जाती है. Then the incision is made by curved or straight blunt pointed sharp scissor. One blade of which is placed inside in between finger and posterior vaginal wall and other on the skin. So here you can see the blade. This is episiotomy scissor basically. So जिसे blunt blade भी है और दूसरी साइड पे sharp blade है. तो जो blunt portion है उसे inside the vagina between the presenting part and post or your finger and posterior vaginal wall, and दूसरी blade जो है वो externally बाहर की ओर skin के ऊपर रहती है. ब्लंट साइड हम क्यों इंटरनली इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि प्रेजेंटिंग पार्ट में कोई इंजुरी ना हो. Then a deliberate cut should be made starting from center of the fourchette extending laterally to the right or left. So as this is mediolateral episiotomy, so यहाँ पे 1 point जो है वो mid point से लेके laterally right side और left side उसे कट किया जाता है. इस तरीके से कट किया जाता है कि one time में ही structures जो है वो कट हो जाए. Then this is directed diagonally in a straight line which runs about 2.5 centimeter away from the anus. So here जो distance है anus से incision का वो around 2.5 centimeter रहता है.
सो यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स कट होते हैं, जनरली ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है। सो इंटरनली इससे अगर अंदर से हम देखना शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, then superficial and deep transverse perineal muscles, bulbospongiosis and part of levator ani. So levator ani जो muscles है उसमें pubococcygeus, iliococcygeus and ischiooccygeus ये 3 muscles का combination होता है। देन फेशिया कवरिंग दोज मसल्स, सो ऑफ कोर्स मसल्स है तो उसे कवर करने के लिए फेशिया भी रहेंगे। देन ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ प्यूडेंडल वेजल्स एंड नर्व, सो एज इट इज अ बिग इंसिजन तो जाहिर सी बात है वेजल्स एंड नर्व्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे जनरली प्यूडेंडल वेजल्स एंड नर्व सप्लाई करते हैं तो उसके जो ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस है वो भी कट होंगे। सो इतने स्ट्रक्चर्स जो है वो एपिजियोटोमी के टाइम पे कट होते हैं। And at last, subcutaneous tissue and skin. Next is about repair. एपिजियोटोमी लेने के बाद बेबी डिलीवर हो जाएगा, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगी, जो यूट्रस है उसका पूरा एक्सप्लोरेशन हो जाएगा। उसके बाद ये कंफर्म करने के बाद कि देयर इज नो पीपीएच और एनी अदर थिंग, तब एपिजियोटोमी जो है वो रिपेयर की जाती है। सो नेक्स्ट इज टाइमिंग। सो द रिपेयर जो है जैसे प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाएगी रिपेयर किया जाता है, उसमें भी प्रिलिमिनरीज फॉलो की जाती है। अभी भी पेशेंट लिथोटोमी पोजीशन में ही है। गुड लाइट सोर्स बहुत जरूरी होता है कट एंड को देखने के लिए। देन द पेरिनियम इंक्लूडिंग वुंड एरिया इज क्लींस्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर वहां पे कोई ब्लड क्लॉट्स जमा हुए हैं तो उसे रिमूव किया जाता है और वुंड एरिया को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। और इस टाइम पे जो भी पैक आप इंट्रोड्यूस करते हो इनसाइड वजाइना और एट द एपिजियोटोमी साइट, उसे रिमूव करना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो रह जाते हैं तो आगे चल के सेप्टिक कंडीशन जो है वो पेशेंट की बॉडी में डेवलप हो सकती है। सो रिपेयर जो है वो भी जिस तरीके से लेयर्स कट होते हैं उसी तरीके से 3 लेयर में किया जाता है। सो उसमें मेन जो हमारा फोकस है द प्रिंसिपल्स वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट हीमोस्टेसिस। जो एपिजियोटोमी साइड से ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग परफेक्टली स्टॉप हो जाना चाहिए। टू ऑब्लिटरेट द डेड स्पेस, जो डेड स्पेस है जो कट एरिया है वो परफेक्टली फ्यूज हो जाना चाहिए एक दूसरे के साथ। देन सूचर विदाउट टेंशन, जो भी आप सूचरिंग कर रहे हो वो उतना स्ट्रेसफुल या उतना टेंशन में या उतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि पेशेंट की स्किन जो है वो पूरी स्ट्रेच हो जाए। अगर वो बहुत ही टेंशन के साथ आप सूचरिंग करोगे, बहुत ही टाइट सूचरिंग करोगे, तो पेशेंट को उठने बैठने में और चलने फिरने में डिफिकल्टीज आ सकती है। Then the repair is to be done in following order. So first of all, vaginal mucosa and submucosal tissue, then perineal muscles, and third layer is skin and subcutaneous tissue. So this is the picture how you do suturing. So first of all, internally vaginal, posterior vaginal wall, then perineal muscles, and then at last the skin and subcutaneous tissue. So इस तरीके से मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी में suturing या repair जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सो रिपेयर होने के बाद ड्रेसिंग जो है वो वुंड मस्ट बी ड्रेस्ड each time following urination and defecation to keep the area clean and dry. So patient जब भी यूरिन के लिए जाएगा for defecation, of course both contents are full of bacteria, तो उससे वहाँ पे एपिजियोटोमी साइट पे जो भी रिपेयर साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बोथ द टाइम एरिया को क्लीन करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। देन कंफर्ट के लिए MgSO for compression or application of infrared heat may be used to relieve pain in the area. So initially patient को pain रहता है तो MgSO for compression जो relaxing feel करवाता है, एंड आइस पैक्स भी यूज किए जाते हैं जिससे स्वेलिंग एंड पेन रिड्यूस हो सकता है, और एनाल्जेसिक्स ड्रग स्पेशली इबुप्रोफेन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है इफ नीडेड। देन एम्बुलेंस यानी कि पेशेंट मूवमेंट कैसे करेगा। सो द पेशेंट कैन मूव आउट ऑफ बेड आफ्टर 24 आवर। Before that, she is allowed to roll over onto her side or even to sit, but only with her thighs opposed. So पेशेंट जो है बेड्स के बाहर वॉकिंग वगैरह जो है वो 24 आवर के बाद ही करेगी, लेकिन बेड के अंदर साइड टर्न करना, रोल करना, देन शी कैन इवन सिट ऑल्सो, बट उसके जो थाइज है वो एक दूसरे से क्रॉस यानी कि अपोज्ड कंडीशन में होने चाहिए।
Then removal of stitches. So when the wound is sutured by catgut or Dexone, it will be absorbed. बट अगर नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल जैसे सिल्क और नाइलॉन यूज किया गया है तो स्टिचेस जो है वो 6th डे पे कट किए जाते हैं. दिस इज एवरेज टाइम, बट अगेन यू नीड टू चेक कि वुंड हेल्दी है या नहीं है, हीलिंग आ गया है कि नहीं हुआ है. वो सब चेक करने के बाद ही वो रिमूव करना चाहिए. तो जो रिमूवल है वो कभी कभी 9th डे और 10th डे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हीलिंग. द नंबर ऑफ स्टिचेस जो है वो चेक करने चाहिए कि कितने स्टिच लिए गए थे, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. 7 स्टिच 10 स्टिच डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एपिजियोटोमी. फिर जब रिमूवल होता है तो उसके साथ मैच किया जाता है कि उतने स्टिच आपने रिमूव किए हैं या नहीं, क्योंकि बाई चांस अगर एक स्टिच भी रह जाता है तो आगे चल के वहां पे सेप्टिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस. सो कॉम्प्लिकेशंस में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस जो है तुरंत ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो वन इज एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन. अगर बेबी की हेड की साइज ज्यादा है तो क्या हो सकता है, जो इंसिजन आपने परफॉर्म किया है अगर वो छोटा है तो प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से वो इंसिजन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है. वल्वल हेमेटोमा. अगर आपने जो सूचरिंग किया है उसमें बहुत ही गैपिंग है और कोई पर्टिकुलर प्यूडेंडल आर्टरी और वेजल्स जो है वो ओपन रह गई है तो वहां पे या कैपिलरीज, तो वहां पे ब्लीडिंग जो है वो कलेक्ट होता जाएगा और हेमेटोमा फॉर्म होगा. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन. अगर आपने प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स फॉलो नहीं किए हैं और या तो कोई क्लॉट इन बिटवीन लेयर्स रह गया है तो वहां पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है. देन वुंड डेहिशंस. वुंड अगर बहुत ही टेंशन के साथ आपने अगर सूचरिंग किया है तो वुंड डेहिशंस जो है वो डेवलप हो सकता है. देन इंजुरी टू एनल स्फिंक्टर कॉजिंग इनकॉन्टिनेंस और फ्लैटस और फेसिस. अगर सूचरिंग के टाइम पे या तो एपिजियोटोमी एक्सटेंड होने की वजह से अगर एनल स्फिंक्टर इंजूर हो गई है तो उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ फ्लैटस और फेसिस डेवलप हो सकता है. एंड रेक्टोवजाइनल फिस्टुला, ये भी सेम एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन की वजह से होता है या समटाइम इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा डीप फैलने की वजह से भी हो सकता है. वो बहुत ही रेयर कंडीशन है लेकिन दैट कैन हैपन because of extension of incision. Then next is remote complications. Dyspareunia. बहुत ही टाइट सूचरिंग की वजह से या तो समटाइम हेल्दी टिश्यू सूचर होने की वजह से क्या होता है कि वजाइनल ओपनिंग जो है वो छोटा हो जाता है जिससे डिस्पेरोनिया डेवलप हो जाता है. देन चांस ऑफ पेरिनियल लेसरेशन इन सब्सिक्वेंट लेबर इफ नॉट अप्रोप्रिएटली मैनेज्ड. सो इफ द सूचरिंग इज नॉट प्रॉपर, अगर दो सूचरिंग के बीच में बहुत स्पेस है तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि हीलिंग जो है वो बहुत वीक रहेगा. तो नेक्स्ट अगर लेबर है तो उस टाइम पे फिर से पेरिनियल लेसरेशंस जो है वो डेवलप हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज स्कार एंडोमेट्रियोसिस विच इज वेरी रेयर. अगर समटाइम जो डेसिडुअल सेल्स है, जो बेसल एंडोमेट्रियम का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है या रेसिडुअल सेल्स, अगर वो वहां पे एपिजियोटोमी साइट पे रह जाता है, दिस इज द रीजन कि एपिजियोटोमी सूचरिंग के टाइम पे उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है कि बाई चांस यूट्रस में से आने वाला कोई भी कंटेंट वहां पे जमा ना रहे. तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर अगर जो एंडोमेट्रियल सेल अगर वहां रह जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस भी डेवलप हो सकता है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.